अभी आ रही है आवाज? ओके, तो आज हम लोगों को जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज इनहेरिटेंस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 5 की प्रिंसिपल्स के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। इनकैप्सुलेशन, डेटा हाइडिंग, एब्स्ट्रैक्शन, इन तीनों को हम समझ चुके हैं। पॉलीमॉर्फिज्म को भी हमने समझा था। जो एक रह गया था दैट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है इसको समझने के लिए मैं पहले आपको एक रियल एग्जांपल देता हूं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इनहेरिटेंस क्या है। ठीक है, बट इनहेरिटेंस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उन सब में इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट होता है। सो इट इज एक्सट्रीमली पावरफुल एंड यूजफुल कॉन्सेप्ट। सो लिसन इट केयरफुली। मैं एक सिचुएशन देता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। सिचुएशन ये है कि एक प्रोजेक्ट में तुम्हें कार को रिप्रेजेंट करना है। आपको एक प्रोजेक्ट, देखो हम ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं? हम ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं? सो दैट वी कैन रिप्रेजेंट समथिंग। रियल वर्ल्ड की किसी एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो अगर मुझे मान लीजिए कार कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बना रही है, कार शोरूम के लिए एक सॉफ्टवेयर बना रही है, व्हाटएवर, तो आई वांट टू रिप्रेजेंट अ कार, अ पर्टिकुलर कार, आई नीड एन ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट में जब उस कार का डेटा आएगा तो ये ऑब्जेक्ट उस कार को कर रहा होगा रिप्रेजेंट। ठीक है, पर ऑब्जेक्ट बनाने से पहले क्या बनाना पड़ेगी? क्लास बनानी पड़ेगी, है ना? कार नाम की क्लास बनाएंगे। इमेजिन करो हमने कार नाम की क्लास बना ली है। इसी प्रोजेक्ट में मुझे एक और चीज की जरूरत पड़ती है, दैट इज स्पोर्ट्स कार। Now there is a relation between car and sports car in real world. We can understand that. Okay. But technically, why car and sports car are different? कार हमारे सिस्टम में क्या है? कुछ प्रॉपर्टीज और मेथड्स का कलेक्शन। एग्री? प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो कार हमारे प्रोजेक्ट में, हमारे प्रोग्राम में क्या है? कुछ प्रॉपर्टीज और मेथड्स का ग्रुप। अब कौन सी प्रॉपर्टीज कुछ भी हो सकती है। इंजन कितने सीसी का है, कैपेसिटी क्या है कार की, कितने किस टाइप का फ्यूल इसमें यूज होगा। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट? जस्ट लेट्स से मुझे 10 इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है कार के बारे में। लेट अस सपोज 10 इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है कार के बारे में। तो मैंने कार क्लास में 10 वेरिएबल बनाए होंगे और उनको हैंडल करने के लिए कुछ फंक्शंस भी बनाए होंगे। एग्री? अब स्पोर्ट्स कार इज डिफरेंट फ्रॉम कार बिकॉज उसमें शायद मुझे 15 वेरिएबल्स चाहिए और कुछ फंक्शंस भी चाहिए। तो कार को रिप्रेजेंट करने के लिए 10 वेरिएबल्स चाहिए और स्पोर्ट्स कार को रिप्रेजेंट करने के लिए 15 वेरिएबल्स चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स कार में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो कि कार में नहीं है। तो स्पोर्ट्स कार इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ अ कार, दैट्स व्हाई दे आर रिलेटेड ना। आफ्टर ऑल स्पोर्ट्स कार इज अ कार ना, दैट्स व्हाई दे आर रिलेटेड। बट ऑन द अदर हैंड हमें दिख रहा है कि दे आर डिफरेंट आल्सो। कार में 10 प्रॉपर्टीज हैं, स्पोर्ट्स कार में 15 प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन स्पोर्ट्स कार में जो 15 प्रॉपर्टीज हैं उसमें से 10 वही हैं जो कार में भी हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल स्पोर्ट्स कार भी तो एक कार है ना। तो इंजन उसमें भी होगा, सीटिंग कैपेसिटी उसमें भी होगी, फ्यूल टाइप उसमें भी होगा। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स कार के हैं वो तो स्पोर्ट्स कार के भी हैं, और स्पोर्ट्स कार में कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो कार में नहीं हो शायद। एग्री? अब सोचो जब कोडिंग करने की बारी आती है, हम इस प्रोजेक्ट को बनाते हैं, पहले हमने कार नाम की क्लास बनाई, फिर हमने स्पोर्ट्स कार नाम की क्लास बनाई। एक तरह से हमने कंपनी को चुना लगाया, क्योंकि कार बनाने के लिए, कार क्लास बनाने के लिए जितना समय, रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स, इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर्स वगैरह, जितना समय और रिसोर्स हमने कार क्लास बनाने के लिए लगाए, स्पोर्ट्स कार बनाने के लिए भी हमने फिर से लगाए। जबकि स्पोर्ट्स कार में काफी सारी चीजें तो रिपीट होकर बन रही हैं। सारी क्या बात समझे? स्पोर्ट्स कार के अंदर वो 10 वेरिएबल और उनको हैंडल करने वाले फंक्शंस वो तो कार में भी बने थे, इधर फिर से बना रहे हो। एक ही काम को दोबारा कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड रीवर्क। अभी जब तुम रीवर्क कर रहे हो तो प्रॉब्लम क्या है? एक ही काम के लिए समय 2 बार लगाना, और फिर जो रिसोर्सेज एंगेज हुए इसकी कुछ कॉस्ट होगी ना। तो ये कॉस्ट का दोहरा नुकसान, एक तो कंपनी का खर्चा बढ़ गया, ये प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ गई, दूसरा जो क्लाइंट है उसका वेटिंग टाइम बढ़ गया, उसको इंतजार और करना पड़ेगा कि अभी बन रहा है। ये मैंने एक छोटे एग्जांपल से समझा है, इस एग्जांपल को मैग्नीफाई करके सोचो। एक बड़े प्रोजेक्ट में ऐसी कई जगह सिचुएशन आई, तो रीवर्क करना इज नॉट अ गुड चॉइस ना। ओके, इट इज लाइक कि इसको कुछ ऐसा समझो कि जैसे सी लैंग्वेज में प्रिंटफ है ना, वो प्रिंट कर देगा ना, फिर भी तुम्हारी जिद है कि तुम प्रिंटफ बनाओगे, तो तुम रीवर्क कर रहे हो, वो काम तो हो चुका है, तुम उसको यूज करो और आगे बढ़ो। अननेसेसरी उसको हम दोबारा बना रहे हैं। ठीक है, तो इट इज नॉट गुड फॉर द कंपनी, इट इज कमर्शियली नॉट अ गुड अप्रोच। तो इसीलिए रिसर्चर्स ने कहा कि इसका इसका कोई समाधान निकालना पड़ेगा, ये रीवर्क नहीं होना चाहिए। तो किसी ने उपाय दिया कि ऐसा करते हैं हम कार क्लास तो बना लेते हैं, स्पोर्ट्स कार जब बनाएंगे तो उसमें हम वो 10 वेरिएबल नहीं बनाएंगे जो कार में बना चुके हैं, एक्स्ट्रा वाले बस बनाएंगे, यानी 5। ठीक है ना? तो कार क्लास बन रही है, स्पोर्ट्स कार क्लास बन रही है, पर स्पोर्ट्स कार क्लास में कार वाली चीजें दोबारा नहीं बनाई जा रही है, वेरिएबल्स भी और फंक्शंस भी। ठीक, एक्स्ट्रा वाले सब बनाए, जो नए हैं वो सब बनाए। लेकिन अब प्रॉब्लम दूसरी है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे कार को रिप्रेजेंट करना है तो मैंने कार क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, पर स्पोर्ट्स कार को रिप्रेजेंट करना है तो मैं अकेला स्पोर्ट्स कार का ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा, मुझे साथ में कार का ऑब्जेक्ट भी चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स कार के ऑब्जेक्ट में तो 5 ही वेरिएबल रहे जो एक्स्ट्रा हमने बनाए थे, और कार का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उसमें 10 वेरिएबल होंगे, मिलके होंगे ना 15 वेरिएबल। तो एवरी टाइम व्हेन आई वांट टू रिप्रेजेंट अ स्पोर्ट्स कार, आई नीड टू क्रिएट सेट ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स। दिस इज अगेंस्ट इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन याद है? हो सकता है तुम्हें समझ में आ गया हो इनकैप्सुलेशन, लेकिन आज थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। इनकैप्सुलेशन क्या कहता है? एक एंटिटी से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज और सारे मैटर्स का एक सिंगल ग्रुप होना चाहिए। यहां पे क्या हो रहा है? स्पोर्ट्स कार के लिए दो दो ग्रुप्स बनाने पड़ रहे हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स बनाते हो तब जाके एक स्पोर्ट्स कार को रिप्रेजेंट कर पाते हो। दिस इज अगेंस्ट इनकैप्सुलेशन।
one single intact thing should be capable to represent a real world entity. So इसलिए ये तरीका एक तो encapsulation के खिलाफ है, दूसरा encapsulation के खिलाफ जाने में क्या हर्ज है? देखो, अगर तुम दो ऑब्जेक्ट्स बनाकर एक चीज को रिप्रेजेंट करोगे तो पूरे प्रोजेक्ट में हर जगह कोडिंग करते हुए याद रखना पड़ेगा कि स्पोर्ट्स कार मतलब एक ऑब्जेक्ट नहीं है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं. तो यू हैव टू कैरी देम एज अ पेयर थ्रू आउट द कोड, which is not easy to remember because they are two separate things, na? They are two separate objects with their individual names. So it is not that easy. नमन कह रहे हैं कि कार टाइप का वेरिएबल यानी ऑब्जेक्ट हम स्पोर्ट्स कार में बना सकते हैं. नो नो, बिकॉज स्पोर्ट्स कार की एक प्रॉपर्टी कार नहीं है. स्पोर्ट्स कार की एक प्रॉपर्टी कार नहीं है. स्पोर्ट्स कार खुद एक कार है. दोनों बातों में बहुत फर्क है. ठीक है. गौरव कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स कार को कार का फ्रेंड बना देंगे. नो, ऐसा करके भी काम नहीं बनेगा. समझो मेरी बात. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट कहता है ऐसी सिचुएशन में इनहेरिटेंस करो. नॉट दिस इज जस्ट अ थ्योरी. आपका सवाल होता है क्या करो? मैं कह रहा हूं इनहेरिटेंस करो. ऊप्स कह रही है इनहेरिटेंस करो. सी प्लस की बात नहीं कर रहा हूं. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थ्योरी कह रही है ऐसी सिचुएशन में इनहेरिटेंस करो. नाउ व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस ये है कि स्पोर्ट्स कार को बोलो कि वो कार से प्रॉपर्टीज और मेथड्स इनहेरिट कर ले. इनहेरिट कर ले. ठीक है, इनहेरिट कर ले. जैसे हम अपने पेरेंट्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट कर लेते हैं, वैसे ही सोचो इनहेरिट कर ले. ओके फाइन, कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर. बट हाउ वी कैन इंप्लीमेंट दिस कॉन्सेप्ट इन सी प्लस प्लस? क्या सी प्लस प्लस में ऐसा कोई तरीका है जिससे कि ऊप्स के द्वारा बताया गया इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया जा सके? सी में तो ऐसा कोई तरीका नहीं. सी में तो क्लास ही नहीं. तो सी प्लस प्लस में क्या तरीका? सी प्लस प्लस में तरीका है एक छोटा सा सिंटेक्स. एक छोटा सा सिंटेक्स, नया सिंटेक्स जो मैं आज आपको बताने वाला हूं. ये सिंटेक्स यूज किया तो मतलब स्पोर्ट्स कार क्लास ने कार क्लास को इनहेरिट कर लिया. इससे फायदा क्या हो? इससे फायदा ये होगा कि जब मुझे स्पोर्ट्स कार को रिप्रेजेंट करना है तो मैं सिर्फ स्पोर्ट्स कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उस ऑब्जेक्ट में ऑटोमेटिकली 15 वेरिएबल्स आ जाएंगे. 5 वो खुद के जो स्पोर्ट्स कार में बने हैं और 10 वो भी जो कार में बने हैं, क्योंकि हमने एक ऐसा सिंटेक्स लिखा होगा कोडिंग करते वक्त जिसमें दर्शाया होगा कि स्पोर्ट्स कार को कर रही है इनहेरिट. तो ये सब कुछ हमें मैनुअली फिर नहीं करना पड़ेगा कि उधर की प्रॉपर्टीज इधर कॉपी करो, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा. हमने वो छोटा सा सिंटेक्स लिख दिया तो ऑटोमेटिकली इनहेरिटेंस हो गया. अब ये सिंटेक्स क्या है, कैसा है, इसको हम समझते हैं. ये एनकैप्सुलेशन के खिलाफ नहीं है, क्योंकि अब आपको एक ही ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा पूरी एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए. जैसे सिंटेक्स बताता हूं. दो क्लासेस हैं, एक को बोल देते हैं ए, एक को बोल देते हैं बी, है ना. तो जैसे क्लास ए बनाई, ये क्लास ए की कोडिंग हो गई. जब आप क्लास बी बना रहे हो, है ना, ये क्लास बी की कोडिंग हो गई. तो हम ये बात बोलना चाहते हैं कि क्लास बी ने क्लास ए को इनहेरिट किया. ठीक है. अभी ए हो सकती है कार क्लास, बी हो सकती है स्पोर्ट्स कार क्लास. तो हम क्या बोलते हैं कि जब क्लास बी बनाओगे ना, तो क्लास बी बनाने वाले को इनहेरिट कर रहा है ना. क्लास ए बनाने वाला तो इनहेरिट नहीं कर रहा ना. इनहेरिट कौन कर रहा है? बी बनाने वाला. तो सिंटेक्स कहां लिखा जाएगा? क्लास बी बनाते हो. ए बनाते वक्त नहीं. तो बी बनाते वक्त आप लगाओ यहां कोलन, और फिर एक्सेस स्पेसिफायर जो 3 होते हैं ना, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, इनमें से कुछ एक लिखना है. ज्यादातर केस में हम लिखते हैं पब्लिक. अभी बताऊंगा इसका क्या मतलब है. उसके बाद हम लिखेंगे क्लास का नाम जिससे प्रॉपर्टीज और मेथड्स इनहेरिट करना है. जिसको इनहेरिट करना है वो क्लास का नाम लिखेंगे. कोई सेमीकोलन नहीं, बस इतना ही. बस इतना ही. दैट्स इट. कितना सिंपल हो गया. देखो, अब तुम क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर कितने वेरिएबल्स होंगे? उतने जितने दोनों क्लासेस में मिलाकर बन रहे होंगे. आई बात समझ में कि नहीं आई? चलो मैं तुमको एक और एग्जांपल देता हूं, तुम्हें और अच्छे से टेक्निकली समझ में आएगा. मान लो देयर इज अ प्री डिफाइंड क्लास कॉल्ड बटन. नाउ व्हाट इज बटन? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ग्राफिकल बटन्स, राइट? लेट्स से इन दिस कैलकुलेटर यू कैन सी सेवरल बटन्स, राइट? ये बटन्स है ना. ठीक है, ये सब बटन्स है. ओके, तो मैं बटन की बात कर रहा हूं. तो सपोज करो अंकित, अभी तुमको समझ में नहीं आई बात इसलिए तुम ये डाउट पूछ रहे हो. अंकित मेरी बात ध्यान सुनना, शायद तुम्हें क्लियर हो जाए. मैं कह रहा हूं, मान लो एक प्री डिफाइंड क्लास हो बटन नाम की. ठीक है, मान लो ऐसा प्री डिफाइंड. तो क्या तुम्हें उसकी कोडिंग दिखेगी? प्री डिफाइंड. क्या तुम उसकी कोडिंग के अंदर कोई चेंजेस कर सकते हो? नहीं कर सकते. ठीक है. अगर मुझे एक ग्राफिकल स्क्रीन बनानी है और वो बटन बनानी है स्क्रीन पर, तो मैं क्या करूंगा? बटन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा. इज दैट ओके? नहीं, मैं ग्राफिकल प्रोग्रामिंग नहीं सिखा रहा हूं, बस एक समझने के लिए कॉन्सेप्ट को समझो कि मैंने बटन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया. दैट मींस मैंने वो ग्राफिकल स्क्रीन पर एक बटन क्रिएट कर लिया. इजी, सिंपल, प्री डिफाइंड क्लास है. मुझे सिर्फ क्या करना है? क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है. दैट्स इट, बटन बन गई. लेकिन ये बटन जो बनी, ये बड़ी प्लेन सिंपल सी है. सोचो जरा, ये खूबसूरत नहीं लग रही है. इट्स अ प्लेन रेक्टेंगुलर थिंग, नो शैडो इफेक्ट, no color gradient, no 3D look. It looks like a very simple ordinary kind of button, and I want some fancy button, right? But because मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, तो ऑब्जेक्ट के फीचर्स तो वही होंगे जो क्लास में ऑलरेडी कोडेड होंगे. तो आई कैन नॉट चेंज इट ना. अच्छा, मैं क्या चाह रहा हूं कि बटन क्लास के अंदर कोडिंग में थोड़ा बहुत चेंज कर दूं, सो दैट माय बटन बिकम्स फैंसी बटन, राइट? दिस इज व्हाट आई वांट. आई डोंट वांट प्लेन एंड सिंपल बटन, आई वांट अ फैंसी बटन. सो मैं क्या चाह रहा हूं कि वो बटन क्लास प्रीडिफाइंड क्लास है ना, उसमें कुछ चेंजेस कर दूं, कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल्स बना दूं, एक्स्ट्रा फंक्शंस बना दूं, राइट? दिस इज माय इंटेंशन. बट क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा? क्या मैं उस प्रीडिफाइंड क्लास में कोई चेंजेस कर पाऊं? नो. तो जरा मेरे इंटेंशन को समझो. मैं चाहता हूं कि बटन क्लास को मैं मॉडिफाई कर सकूं. क्या कर सकूं? मॉडिफाई. मॉडिफाई करने का मतलब मैं उसमें कुछ और वेरिएबल्स, कुछ और फंक्शंस ऐड कर सकूं. मॉडिफाई ऑलवेज मींस एडिंग समथिंग टू द एग्जिस्टिंग वन. ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू रिप्लेसिंग एनीथिंग. मैं किसी चीज को हटा नहीं रहा हूं उसमें.
ध्यान सुनना मेरी बात, मैं किसी को हटा नहीं रहा, मैं बस बटन क्लास में जो है वो तो रहेगा, उसके अंदर कुछ और भी ला रहा हूं, ये मैं चाहता हूं। सुन लो, समझ लो अच्छे से मेरी बात, बस ऐड कर रहा हूं उसमें कुछ और वेरिएबल्स और फंक्शंस, कुछ हटा नहीं रहा हूं, ऐसा सोचो। अब ये जो बटन क्लास है इसमें मैं ऐसा करना चाहता हूं, पर ये अलाउड नहीं है क्योंकि वो तो प्रीडिफाइंड क्लास है, बट आई वांट टू मॉडिफाई इट। और मॉडिफाई करने का एक और नुकसान है, उसकी ओरिजिनलिटी खत्म हो जाएगी। अगर मैं बटन क्लास के अंदर कुछ और वेरिएबल्स फंक्शंस ऐड कर पाऊं तो फिर वो बटन नहीं रह जाएगी, वो मे बी फैंसी बटन हो जाएगी, बट बटन तो नहीं रह जाएगी ना, वो उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी तो गई ना। और हो सकता है कोई दूसरे प्रोग्रामर को चाहिए कि वो सिंपल प्लेन बटन ही मिले, तो उसे भी मजबूरन फैंसी बटन लेना पड़ेगा क्योंकि मैंने चेंजेस कर दिए। इसलिए भी कि बटन की अपनी आइडेंटिटी जिंदा रहे, मुझे बटन क्लास में कोई चेंजेस नहीं करने चाहिए। थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट समझ में आया? मैं बटन को मॉडिफाई करना चाहता हूं मेरे पर्पस से, पर दूसरों के लिए मैं बटन के अंदर कोई चेंजेस नहीं करना चाहता, दूसरे लोग वैसे यूज करें जैसे करते आ रहे हैं। सो एथिकली भी मुझे बटन क्लास के अंदर कोई चेंज नहीं करना चाहिए ताकि दूसरों के लिए बटन जैसी थी वैसी रहे, और टेक्निकली भी मैं बटन के अंदर कोई चेंजेस कर नहीं सकता। ठीक है, तो मेरी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? मैं एक नई क्लास बनाता हूं, सोचो, मैं एक नई क्लास बनाता हूं अलग, और मेरी इस नई क्लास का नाम रखता हूं फैंसी बटन, ये तो मैंने बनाई। पर फैंसी बटन में बटन क्लास की सारी चीजें लिखूं जो बटन क्लास में थी, क्योंकि बटन में चेंजेस नहीं कर सकता, तो बटन की सारी चीजें उठा के इसमें लिखूं, और फिर जो एक्स्ट्रा में लिखना चाह रहा था वो भी लिखूं, और फिर मैं अपनी फैंसी बटन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं। तो मेरे को ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है, और वो वर्क करना पड़ रहा है जो ऑलरेडी हो चुका है। तो मैंने क्या सोचा, मैं फैंसी बटन नाम की क्लास बनाता हूं, उसमें केवल एक्स्ट्रा वेरिएबल्स और फंक्शंस जो मैं बटन को मॉडिफाई करते वक्त उसमें लिखना चाह रहा था ना, वो यहां लिख देता हूं। जो मैं सोच रहा था कि बटन क्लास को मॉडिफाई करना है तो उसमें ये प्रॉपर्टीज और मेथड्स और ऐड कर दो, तो मैं उधर ना ऐड करके मैं क्या कर रहा हूं, फैंसी बटन नाम की एक नई क्लास बना रहा हूं, उसमें लिख रहा हूं। बटन क्लास में जो बना हुआ है वो मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं। गॉट इट? बटन क्लास को भले ही मैं मॉडिफाई नहीं कर पा रहा हूं, पर मैं अपनी फैंसी बटन क्लास बना रहा हूं, और मैं इनहेरिटेंस की हेल्प से बटन क्लास की प्रॉपर्टीज मेथड्स को इनहेरिट कर लेता हूं अपनी क्लास में। तो ये जो सिंटेक्स लिखा है ना, यहाँ ए क्लास की जगह सोचो है बटन, और बी की जगह लिखा हुआ है सपोज करो फैंसी बटन। अब ये जो ए वाला जो कोड है ना, ये आपको विजिबल नहीं है क्योंकि ये तो प्रीडिफाइंड क्लास है, बट यू कैन स्टार्ट योर प्रोग्राम फ्रॉम दिस। तो यू कैन मॉडिफाई अ प्रीडिफाइंड क्लास विदाउट एक्चुअली डिस्टर्बिंग इट। तो दोहरा फायदा ना कि जो बटन की आइडेंटिटी है वो भी जिंदा रही, जैसी थी वैसी रही, उसमें कुछ गड़बड़ हमने करी नहीं है, और हमें जो चाहिए था वो भी हो गया, और हमें रिवर्क भी नहीं करना पड़ा। इनहेरिटेंस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। इट गिव्स यू द पावर टू एक्सटेंड समथिंग। चलो एक और बहुत अच्छा एग्जांपल दिमाग में आया, सुनो। विज्ञान ने जो प्रगति कर ली है, हम उसके आगे ही बढ़ते हैं। अब अगर किसी ने इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी को साध लिया कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, हो गया, एक बार हो गया, विज्ञान में किसी ने कर दिया, तो हमारा साइंस इतने आगे बढ़ गया। अब आज कोई वैज्ञानिक सोचेगा तो वो वहां से शुरुआत थोड़ी करेगा जो पहले हो चुका है, वो तो उसके आगे से करेगा ना। आज कोई भी वैज्ञानिक नॉलेज को एक्सटेंड करेगा ना, पुरानी को दोबारा तो नहीं करेगा। हम लोग सब लोग पुरानी चीजें पढ़ते हैं सो दैट कि हम कल को एक्सटेंड कर सकें। तो पूछा ना, इतना सब क्यों पढ़ाते हैं स्कूल में, साइंस सिविक्स ज्योग्राफी, है ना, मैथ, सब कुछ पढ़ा रहे हैं, और वो पुरानी चीज किसी साइंटिस्ट ने किया था, किसी साइंटिस्ट ने किया, क्या है ये हो चुका है बेटा, ये जान लो, अब तुम्हें इसके आगे करना है। दिस इज ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, ये हमारे आसपास ही है। ये कॉन्सेप्ट अगर प्रोग्रामिंग में यूज कर लें तो हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ जाएगी, सोच के देखो। आई होप यू आर गेटिंग द रियल मीनिंग ऑफ इनहेरिटेंस। आई स्ट्रीम प्रीडिफाइंड क्लास, O stream predefined class. There are many more classes. Yes, we can inherit them and create our own class. Yes, we can do that. Yes, सिमरन ने बोला कि C++ बेसिकली C का एक एक्सटेंशन ही तो है, बिल्कुल सही है। C++ ने C तो पूरा पूरा इनहेरिट कर लिया, है ना? Yes, yes, yes. So, from theoretical prospect, you can easily see several examples of inheritance, है ना, in your surroundings. प्रोग्रामिंग में भी आपको समझ में आ रहा है, मैंने बटन का एग्जांपल दिया, कार का एग्जांपल दिया, है ना? ये प्रोडक्टिविटी को बेटर बनाता है, ये रीयूजेबिलिटी को बढ़ावा देता है, कोड रीयूजेबिलिटी इससे हो पा रही है। अब सोचो ना, बटन क्लास कैसे बनाई होगी किसी ने स्क्रैच से, अब मुझे वो सोचने की भी मेहनत नहीं करनी ना, मैं बस वो उसके आगे एक्स्ट्रा क्या हो सकता है वो मेहनत कर रहा हूं, है ना? तो बस यही है इनहेरिटेंस। थैंक यू शिवा। तो ये है इनहेरिटेंस, है ना, सिंटेक्स भी हमको समझ में आ गया। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सी दो क्लासेस के बीच में इनहेरिटेंस होना चाहिए? हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी दो क्लास के बीच में इनहेरिटेंस होगा? कई सारे तरीके से मैं बता सकता हूं। एक सिंपल तरीका है कि देखो, एक होगी कैटेगरी, क्लास मतलब एक कैटेगरी तो है, और दूसरी होनी चाहिए उसकी सब कैटेगरी, कैटेगरी एंड सब कैटेगरी। अगर कार एक कैटेगरी है, कार एक कैटेगरी है, तो स्पोर्ट्स कार एक सब कैटेगरी है। बटन अगर एक कैटेगरी है तो फैंसी बटन इज अ सब कैटेगरी। ठीक है, व्हीकल एक कैटेगरी है तो कार एक सब कैटेगरी है उसकी, या पर्सन एक कैटेगरी है तो स्टूडेंट उसकी सब कैटेगरी है, यदि फ्रूट एक कैटेगरी है तो बनाना उसकी सब कैटेगरी है ना?
रहा होगा समझ में? ओके। दूसरा सिंपल तरीका है जज करने का कि दोनों एंटिटीज, कैटेगरी और सब कैटेगरी, दोनों एंटिटी, दोनों जो क्लास हैं, उनका मिलाकर एक स्टेटमेंट बोलिए अगर उसमें इज अ आता हो, इज अ, ठीक है, तो वो इनहेरिटेंस है उन दोनों के बीच में, इज अ, इसको इज अ रिलेशनशिप भी बोलते हैं, इज अ रिलेशनशिप। कैसे? जैसे मैं इसको इसके लिए बोल सकता हूं स्पोर्ट्स कार इज अ कार, फैंसी बटन इज अ बटन, कार इज अ व्हीकल, स्टूडेंट इज अ पर्सन, बनाना इज अ फ्रूट। आ रहा है समझ में? तो इज अ अगर आ रहा है तो इसका मतलब उनके बीच में इनहेरिटेंस हो रहा है, ठीक है? तो कार और इंजन, कार एंड इंजन, सेंटेंस बनाओ, कार एंड इंजन। तो इंजन और कार के बीच में जैसे नमन ने बनाया इंजन इज अ कार, क्या आप इसको महसूस कर पा रहे हो? इंजन एक कार होती है, ऐसा है क्या? कार इज एन इंजन ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं। तो इनके बीच में इनहेरिटेंस नहीं हो रहा। हाँ बोल सकते हो कार हैज एन इंजन, है ना, कार हैज एन इंजन, ठीक है, लेकिन इज अ नहीं आ रहा है, मतलब इनहेरिटेंस नहीं होगा। कार क्लास के अंदर हम इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट एज एन इंस्टेंस मेंबर बना लेंगे, कार क्लास के अंदर इंजन क्लास का एक ऑब्जेक्ट एज एन इंस्टेंस मेंबर बनाएंगे। कार क्लास में हम टायर क्लास के भी 4 या 5 ऑब्जेक्ट्स बनाने वाले हैं। तो जब भी एक कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर ऑटोमेटिकली इंस्टेंस मेंबर के रूप में इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट भी होगा, ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल निकिता हो सकती है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। 5 तरह के इनहेरिटेंस होते हैं। एक तो होता है सिंगल इनहेरिटेंस, दूसरा होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, तीसरा होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, चौथा होता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, पांचवा होता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। 5 तरह के इनहेरिटेंस होते हैं। अब इनको अगर डायग्राम से मैं आपको समझाऊं तो सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक क्लास है, ठीक है, और एक और क्लास है, ठीक है। देखो क्या होता है ना, ये जो दो क्लासेस बनती है इनहेरिटेंस में, है ना, एक जिसको इनहेरिट कर रहे हो और एक जो इनहेरिट कर रही है। तो जिसको इनहेरिट कर रहे हो, जैसे ए और बी क्लास में ए को इनहेरिट कर रहे हो तो ए हो गई ओल्ड क्लास, इसी को आप पेरेंट क्लास भी बोलते हो, है ना। पहले कौन सी बनी होगी? ए बनी होगी तभी तो बी बन सकती है ना, ए बनी नहीं तो बी कहां से बन जाएगी? क्योंकि बी बनाने के लिए ए की जरूरत है। ए को हम बेस क्लास भी बोलते हैं, ठीक है, कुछ लैंग्वेजेस में इसको सुपर क्लास भी बोलते हैं। और जो बी क्लास है ना, ये न्यू क्लास है, मतलब अगर ए को पुरानी क्लास बोल रहे हैं तो ए के बाद बी बन रही है ना, तो बी न्यू क्लास होगी। इसको आप चाइल्ड क्लास भी बोल सकते हो, इसको डिराइव्ड क्लास भी बोल सकते हो, और इसको सब क्लास भी बोलते हैं। तो ये जो दो रेक्टेंगुलर बॉक्स मैंने बनाए ना, ये दो क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा सोच लो। तो इनके बीच में इनहेरिटेंस हो रहा है, ठीक है। पर इनहेरिटेंस जब हो रहा है ना तो ऐसा लग रहा है कि एरो उल्टा बनाया है ना, ऐसा लगेगा कि ये एरो उल्टा क्यों बनाया है? ये ए क्लास है मान लो, ये बी क्लास है ना, कोडिंग कर रहे हैं तो पहले लिख रहे हैं क्लास ए, उसके बाद फिर क्लास बी, और फिर जो भी लिखना है पब्लिक प्राइवेट या प्रोटेक्टेड, और उसके बाद मैं हर जगह पब्लिक लिख रहा हूं पर वो कुछ भी हो सकता है, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, अंतर बताऊंगा। तो देखो किसी भी क्लास के अंदर, किसी भी क्लास के अंदर 3 तरह के मेंबर्स हो सकते हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड या पब्लिक। तो ऐसे मैं ब्लॉक डायग्राम जो बना रहा हूं बॉक्स से, उसके 3 सेक्शंस कर देता हूं जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि उसके अंदर 3 तरह के मेंबर्स हो सकते हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक। अच्छा, बल्ब का कैसा होता है ना, ऊपर बल्ब है तो बल्ब रोशनी कैसा फेंकेगा? ऐसे ना, ट्रायंगुलर वे में, है ना। ये जो तुम्हें एरो लग रहा है ना, एक्चुअल में वो है। तो रोशनी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है ना, तब तुम क्या सोच रहे हो? ए से चीजें इनहेरिट होकर बी में जा रही है, तो वो डायग्राम है। आया क्या समझ में? वो एरो नहीं है, ठीक है, ओके। इसलिए डायग्राम देख के कंफ्यूज नहीं होना, ओके। एक होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, तो ये कहानी हो गई हमारी, ये सिंगल सिंगल इनहेरिटेंस था। अब मैं बोल रहा हूं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कैसा होता है। मल्टी लेवल में एक काम करता हूं, इसको तो कर लेता हूं कॉपी, ये बार बार ना बनाना पड़े। अभी देखो ये क्लास है, ये दूसरी क्लास है, ये तीसरी क्लास है, ऐसा हो सकता है। ये कहलाएगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो इसको मैं बोल देता हूं क्लास ए, इसको बोल देता हूं क्लास बी, इसको बोल देता हूं क्लास सी। और कोडिंग करते वक्त लिखेंगे क्लास ए, क्लास ए की कोडिंग, तो लिख रहा हूं मैं क्लास बी, और बी की पेरेंट क्लास यानी बेस क्लास कौन है? ए। और फिर बनाता हूं क्लास सी की पेरेंट क्लास कौन है? बी, केवल बी।
तो ये हो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। जैसे मैंने बोला व्हीकल, व्हीकल एक क्लास है, उसकी चाइल्ड क्लास हो गई सपोज करो फोर व्हीलर, उसकी चाइल्ड क्लास हो गई कार। व्हीकल, फोर व्हीलर, कार। समझ में आया कुछ? ऐसे और भी ढेर सारे एग्जांपल हो सकते हैं, इसको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब इसका रिलेशन ट्रांजिटिव होता है, मतलब अगर मैं ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो उसमें कितने वेरिएबल्स होंगे? जो ए क्लास में बनेंगे। पर अगर बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो उसमें ए क्लास और बी क्लास दोनों में मिलाकर जितने वेरिएबल्स बनेंगे उतने बनेंगे। और जब मैं सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो उसमें तीनों क्लासेस के वेरिएबल्स होंगे, क्योंकि सी ने बी की चीजों को इनहेरिट किया है, वो बी जिसने ऑलरेडी ए की चीजों को इनहेरिट कर लिया था। अरे तुम्हारे पिताजी से तुम्हें विरासत में वो सब कुछ मिला है जो पिताजी का था, और वो भी मिल गया है जो दादाजी का था। नहीं क्या? वैसे ही समझो। और ये और भी लेवल इसका ज्यादा हो सकता है, अभी दो लेवल बनाए और भी हो सकता है। सो दिस इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। आई होप इट इज क्लियर। अगला मान लीजिए एक क्लास है, एक नहीं दो क्लास, और इन दोनों क्लासेस से हमारी तीसरी क्लास बन रही है। और ये ट्राइंगल ऐसा बना दो। तो ये जो क्लास है मान लो A1 है, और ये जो दूसरी क्लास है इसको बोल दो A2, और ये जो नीचे क्लास बन रही है इसको बोल दो B। कोडिंग कैसे होगी? क्लास A1 बनेगी, इधर तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लास A2 बनेगी, इधर भी कोई दिक्कत नहीं, A1 A2 का आपस में कोई रिलेशन नहीं। और जब क्लास B बनेगी तो उसकी पेरेंट क्लास कौन है? A1 भी है और A2 भी है, दोनों लिखोगे आप। तो इसने बी क्लास ने ना ए की चीजों को भी इनहेरिट कर लिया, बी की चीजों को भी इनहेरिट कर लिया, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर आ गए। ठीक है, टू इन वन। जैसे आजकल क्या पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं, सचिन तेंदुलकर ने एक ल्यूमिनस कंपनी के फैन का एडवर्टीजमेंट किया था, अगर याद हो तो। उस सीलिंग फैन में लाइट भी लगी थी, है ना? तो वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो फैन क्लास और लाइट क्लास, बल्ब क्लास, दोनों को इनहेरिट करके बना होगा, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर। सारी बात समझ? टू इन वन, थ्री इन वन भी हो सकता है, फोर इन वन भी हो सकता है। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है ना? अच्छा, इसी तरह से मान लो एक क्लास है, एक और क्लास है, एक और क्लास है ना? इस बार ऐसा है, एक क्लास को एक से ज्यादा क्लासेस इनहेरिट कर रही हैं। चलो इसका नाम रख लेते हैं ए, इसको बोल देते हैं B1, इसको बोल देते हैं B2। कोडिंग कैसे होगी? क्लास ए, क्लास B1 जब बना रहे हो तो लिखो पब्लिक ए, और जब B2 बना रहे हो तो लिखो पब्लिक ए। दोनों जगह पब्लिक ए, क्योंकि दोनों की पेरेंट क्लास तो सेम है। B1 बनाओगे, B1 का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसमें ए और B1 के मेंबर्स होंगे, और जब B2 का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसमें ए और B2 का मेंबर होगा। समझ में आया? ये हायरार्किकल रिलेशनशिप होता है, ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अब अगर एक ही सिनेरियो में एक से ज्यादा तरह के इनहेरिटेंस एक साथ दिख रहे हो तो उसको बोलते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। गॉट इट? और हाइब्रिड इनहेरिटेंस नाम मैं अभी बता रहा हूं ना, उसको भी समझा रहा हूं, ठीक है? क्योंकि वो एक सेपरेट केस है, उसमें कुछ इश्यूज है, उसके बारे में पहले मुझे बताना पड़ेगा, तो वो एक चैप्टर। तो आप ये चार तरह के इनहेरिटेंस डायग्रामेटिकली और सिंटैक्टिकली याद रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि ये पब्लिक या प्राइवेट या प्रोटेक्टेड लिखने से क्या होता है। दैट इज कॉल्ड विजिबिलिटी मोड्स। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही करते हैं। हायरार्की जैसे कंपनी में एम्प्लॉइज की हायरार्की होती है ना, कि एक मैनेजर है, फिर उसके नीचे चार लोग काम करते हैं, फिर उसके एक के नीचे तीन लोग काम करते हैं। दिस कॉल्ड हायरार्की। ठीक है, चलिए गुड नाइट। हाँ है ना, मंडे को क्लास है। ओके, गुड नाइट।